Good morning, students. So, in today's lecture, we will be discussing the Banker's algorithm. ठीक है, एक algorithm है for the avoidance of the deadlock. ठीक है, उस algorithm का अभी in this coming lecture or in the next lecture, we will be discussing the theoretical part of this algorithm. किस तरीके से ये algorithm बनाई गई है और in the third part of this lecture, we will be discussing the example of the Banker's algorithm. Fine. So I hope in the previous lectures you are able to understand the deadlock concept, and in the last lecture we have discussed how we can analyze the resource allocation graph and the table, and by using it and by analyzing it, how we can create the safe sequence of the process so that the deadlock condition will never occur. So in this lecture we will be discussing a very new type of algorithm which is known as Banker's algorithm. From the exam point of view and from the gate point of view, it is very important, students. So I suggest you to please go through this video very carefully, and you can also Google it also, and you can refer to the book also for this regard. So let's begin with this. So basically Banker's algorithm, what do you mean by the Banker's algorithm? जैसे कि बैंक लिखा हुआ आ रहा है, तो it is some like equivalent to the banking system. ठीक है, तो Banker's algorithm is a deadlock avoidance algorithm. पहली चीज, ये एक avoid deadlock को किस तरीके से avoid कर सकते हैं, वो एक algorithm है. It is named so because this algorithm is used in the banking system. ठीक है, ये इसलिए इसका नाम Banker's algorithm रखा गया क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है टू डिटरमाइन वेदर अ लोन कैन बी ग्रांटेड और द नॉट. तो आप लोग अगर लोन सिस्टम को जानते हो और बैंक सिस्टम को जानते हो सकता है आपके पेरेंट्स बैंक में काम करते हो, सो यू मस्ट बी फैमिलियर अबाउट द लोन सिस्टम. अगर आपको नहीं पता है तो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लोन. क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं तो उन कस्टमर्स में लोन उन्हीं को मिल सकता है जो उसको रीपे करने के कर सकते हो. ठीक है, अगर वो उसको रीपे नहीं कर सकते होंगे तो उनको जो होगा लोन नहीं मिलेगा. तो हियर इज एन एग्जांपल दैट लेट्स सपोज देयर इज एन अकाउंट होल्डर्स इन अ बैंक and the sum of money of all their account is S. Every time a loan has to be granted by the bank, it subtract the loan amount from the total money the bank has. ठीक है, तो बेसिकली लेट सपोज अगर मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज हैं, तो 100 करोड़ रुपीज में से अगर मान लीजिए किसी एक को 1 करोड़ रुपए का लोन दे भी देता है तो 99 करोड़ रुपीज उसके पास रहेंगे. तो बेसिकली जो मनी है वो उसका एक रिसोर्स है, और जो प्रोसेस और जो अकाउंट होल्डर्स उसके बैंक में जो कस्टमर्स हैं जो उसको लोन के लिए जो क्लेम कर रहे हैं, जो लोन की डिमांड कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, अकाउंट होल्डर्स कहलाएंगे. तो देन इट चेक्स इफ दैट डिफरेंस इज ग्रेटर देन एस. तो वो ये देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन एस हो जाए. अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन एस हो गया तो क्या होगा, डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी. ये कंडीशन कब आएगी, जब मान लीजिए अकाउंट में पैसा हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ ही है और मैं 5 करोड़ का लोन मांग रहा हूँ. तो बैंक के पास सिर्फ 1 ही करोड़ रुपए बचे हैं, तो 5 करोड़ का लोन वो नहीं दे सकता, तो एन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा एस से. So it is done because only then the bank would have enough money, even if all the N account holders draw all their money at once. ठीक है, so this is on this concept, on this logic, this Banker's algorithm is also implemented. So from the computer's point of view, Banker's algorithm ये बोलती है whenever a new process created, it must specify the maximum instances of each resource type that it needs exactly. तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी प्रोसेस क्रिएट होगा तो सबसे पहले वो ये बताएगा कि उसको कितनी मैक्सिमम इंस्टेंसेस चाहिए, किसके, रिसोर्स के. ठीक है, तो रिसोर्स एक टाइप है मेरा, तो रिसोर्स टाइप के कितने इंस्टेंसेस उसको चाहिए, एग्जैक्टली कितने चाहिए रहेंगे. तो ये पहले से जब प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा. ठीक है, तो ये Banker's एल्गोरिथम का कंसेप्ट है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
नाउ लेट अस एज्यूम दैट देयर आर n प्रोसेसेस। तो हम ये एक एज्यूम करते हैं कि मेरे पास n प्रोसेसेस हैं और m रिसोर्स टाइप है। तो जो मेरे पास रिसोर्स टाइप्स हैं वो m है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो n है। सम डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द बैंकर्स एल्गोरिथम आर। तो जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम में वो ये होगा, सबसे पहले तो होगा हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अवेलेबल क्या होता है, कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। तो उसी तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर होगा अवेलेबल जो एक तरह का अरे होगा। सो इट इज एन अरे ऑफ लेंथ m। ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी, m होगी। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप। ये बेसिकली क्या बताएगा कि नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिसोर्स, किसी भी टाइप का रिसोर्स हो, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अवेलेबल जो मैट्रिक्स होगी वो कहलाएगी मेरी अवेलेबल j एंड इक्वल्स टू k। तो k मेरे क्या होंगे, इंस्टेंसेस होंगे अवेलेबल ऑफ द रिसोर्स टाइप rj। तो r मेरा एक रिसोर्स टाइप है, j उसका एक एलिमेंट होगा। उसी तरीके से अवेलेबल एक मेरा डेटा स्ट्रक्चर एक अरे होगा और उसका एलिमेंट क्या होगा, j होगा और वो इक्वल्स टू k होगा। तो बेसिकली ये हो गया कि मेरे रिसोर्सेज के जो इंस्टेंसेस हैं वो जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स टाइप है उसके इंस्टेंसेस के बराबर। तो जितने भी मेरे पास रिसोर्स होंगे, अवेलेबल रिसोर्स होंगे, उनके इंस्टेंसेस उनके बराबर होंगे। तो बेसिकली जो j हो रहा है वो j रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्स को और k रिप्रेजेंट कर रहा है उसके इंस्टेंसेस को। तो लेट सपोज मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर के 5 इंस्टेंसेस हैं। तो अवेलेबल 5 प्रिंटर के मेरे पास कितने, सॉरी अवेलेबल एक प्रिंटर के, एक प्रिंटर क्योंकि मेरा एक टाइप है प्रिंटर, तो एक प्रिंटर टाइप रिसोर्स के मेरे कितने इंस्टेंसेस हैं, 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल है। फाइन। अब दूसरे की बात हम करेंगे मैक्स। सो मैक्स इट इज एन n इंटू m। n तो क्या होगा मेरा प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, और m मेरा होगा नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप। सॉरी मैं बार बार प्रोसेस को r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी। p, so n represent p and m represent the number of resource type r। तो मैक्सिमम बेसिकली क्या होगा, प्रोसेस और रिसोर्स की एक मैट्रिक्स होगी which represent the number of maximum number of instances of each resource that a process can request। तो बेसिकली मैक्स मेरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स रिप्रेजेंट करेगा मेरे कितने नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेस की। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट होगा ये मैक्स आई जे से रिप्रेजेंट होगा और के से इक्वल्स टू के। तो फिर मैं आपको बता दूं, आई जो है मेरा क्या है, मेरा प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, जे मेरा नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप है और के उसके क्या इंस्टेंसेस हैं। सो देन द प्रोसेस पी आई कैन रिक्वेस्ट एटमोस्ट के इंस्टेंसेस ऑफ द रिसोर्स टाइप आर जे। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोसेस को, जे जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंस को और के मेरा रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो मेरा रिसोर्स टाइप है आर उसके कितने इंस्टेंसेस हैं। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस को, जो जे है वो रिसोर्स टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो के है वो क्या कर रहा है, इंस्टेंसेस। तो मैट्रिक्स है मेरी प्रोसेस की और रिसोर्स टाइप की, वो इक्वल्स टू क्या होगा, इंस्टेंसेस के। और यहाँ पे भी अवेलेबल जो रिसोर्स टाइप है उसके कितने इंस्टेंसेस हैं वो मेरा अवेलेबल मैट्रिक्स को बताएगा। फाइन। उसके बाद हम बात करेंगे अब एलोकेशन की। तो एलोकेशन भी मेरी n इंटू m मैट्रिक्स है। तो n वही मेरे नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, m मेरे नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप हैं, which represent the number of resources of each type currently allocated to the each process। तो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा ही था, एलोकेशन मैट्रिक्स मतलब एलोकेशन ये बताएगा कि एट प्रेजेंट करंटली कितने रिसोर्सेज मेरे को कितने प्रोसेस को एलोकेट कर रखे हैं बेसिकली। तो एलोकेशन मैट्रिक्स मेरी वही आई और जे से रिप्रेजेंट होगी। आई वही मेरा प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस बताएगा, जे मेरा नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप और के इंस्टेंसेस। तो ये वही बताएगा कि एलोकेशन मतलब कितने रिसोर्सेज कितने प्रोसेस को एलोकेट हो चुके हैं अभी एट द प्रेजेंट टाइम। सो करंटली प्रोसेस पी आई एलोकेटेड के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे। और नीड मैट्रिक्स भी मेरी n इंटू एम मैट्रिक्स है जो ये बताएगी कि नीड आई जे इक्वल्स टू के। तो बेसिकली सब क्या है, मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अवेलेबल है जो एक अरे है, सिंगल 1D अरे है जो कि बताएगा नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। मैक्सिमम भी मेरी n इंटू एम मैट्रिक्स है जो बताएगा
मैक्सिमम भी मेरी n इंटू एम मैट्रिक्स है जो बताएगा मैक्स आई जे इक्वल टू के। एलोकेशन भी मेरी n इंटू एम मैट्रिक्स है, मतलब 2D अरे है जो बताएगा एलोकेशन आई जे इक्वल टू के। नीड भी मेरी n इंटू एम मैट्रिक्स है और वो बताएगा नीड आई जे इक्वल टू के। बेसिकली मुझे क्या रखना है यार कि एलोकेशन, इसका जो बेसिक जो फंडा है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो इसका बेसिक नाम है, वही मुझे याद रखना है। अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि करंटली अभी मेरे कितने इंस्टेंसेस रिसोर्सेज के मेरे पास अवेलेबल हैं, और मैक्सिमम मेरे को ये बताएगा कि अभी मैक्सिमम कितने रिसोर्स के जो इंस्टेंसेस है मेरे को एलोकेट करने हैं प्रोसेस को। ठीक है, मैक्सिमम और एलोकेशन में डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स। एलोकेशन तो ये बताएगा कि एट प्रेजेंट मैंने कितने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं प्रोसेस को, और मैक्सिमम ये बताएगा, मैक्सिमम मैट्रिक्स ये बताएगी कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस मेरे को एलोकेट करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस क्रिएट होने के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगा कि उसको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप के इंस्टेंसेस की जरूरत है। ठीक है, इंस्टेंसेस में बार बार यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि रिसोर्सेज के मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंस हो सकता है रिसोर्स मेरा सिंगल इंस्टेंस का भी हो। तो जैसे प्रोसेस क्रिएट होगा उसको ये बताना होगा कि उसको कितने प्रोसेस की जरूरत है। वो कैसे पता चलेगा? उसको मैक्सिमम मैट्रिक्स को देख के। और एलोकेशन मैट्रिक्स मेरी ये बताएगी कि एट प्रेजेंट मेरे को अभी कितने रिसोर्स एलोकेट करे हुए हैं मैंने प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास मैक्सिमम आ जाएगा, मेरे पास एलोकेशन आ जाएगा, तो मैं नीड मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि नीड मैट्रिक्स मेरी होगी मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वही इसका फॉर्मूला है। तो जब भी मेरे को नीड मैट्रिक्स निकालनी होगी तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे काम में आने वाला है। तो नीड मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। आप आई जे अभी भूल जाएं, फिर भी अगर जिनको नहीं जिनको समझ में आ गया मैं बता देता हूँ। आई जे का मतलब कुछ नहीं है, आई रिप्रेजेंट द प्रोसेस एंड जे रिप्रेजेंट द रिसोर्स। आप ये याद रखना। तो अगर मेरे को नीड मैट्रिक्स निकालनी होगी तो मैं मैक्सिमम माइनस एलोकेशन करूंगा। फाइन। सो बाय दिस आई एंड ऑफ दिस लेक्चर। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के आई गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मैं सेशन रखूं इसको। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपको हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो आई होप, मैंने इसलिए लेक्चर्स को मैं बहुत ही शॉर्ट स्लाइड्स के बना रहा हूं अभी, क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम को समझना बहुत जरूरी है। आप ये ध्यान रखिए कि फॉर श्योर यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट एग्जाम में आपको बैंकर्स एल्गोरिथम पूछी जाएगी। तो जब तक आपको एल्गो समझ में नहीं आएगी आप एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, so I hope you are able to understand the Banker's algorithm. Now, after finishing this lecture, you go through the Google, or you can take the reference from the book and take the reference from the websites, whichever you like. जो भी आप अभी फॉलो कर रहे हैं आप देखें उसके अंदर और बैंकर्स एल्गोरिथम की एल्गो को समझें। ठीक है, बुक के अंदर थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वेबसाइट पे देखें। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द अदर पार्ट ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिथम. So by this I end up this lecture. Thank you.